गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। अपनी आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं हिंदी लिटरेचर, उसमें हमने जो किताब है रिमझिम उससे पढ़ाई की। आज जो किताब पढ़ेंगे वो है आओ व्याकरण सीखें। हिंदी व्याकरण की किताब है, हिंदी भाषा की किताब है। हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले किताब की विषय सूची देखें। सबसे पहला पाठ है भाषा और व्याकरण, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं। पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5। दो चित्र बने हुए हैं इसमें। क्या बने हैं? दो चित्र बने हुए हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा। भाषा शब्द का अर्थ, भाषा शब्द का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए किसी न किसी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। नीचे चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र संख्या 1। सबसे पहले चित्र में क्या दिखा है? ऊपर से के पहले चित्र में दो स्त्रियां आपस में कुछ बात कर रही हैं। दूसरे चित्र में अध्यापक कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पहले चित्र में स्त्रियां बोलकर और सुनकर अपनी मन की बातें प्रकट कर रही है। दूसरे चित्र में अध्यापक लिखकर तथा छात्र उसे पढ़कर अपने भावों को, उनके भावों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं इन्होंने इतने में हमें क्या समझाने का प्रयास किया। भाषा शब्द का अर्थ, भाषा शब्द का अर्थ बोलना या प्रकट करना होता है। भाषा शब्द का क्या अर्थ है? सिर्फ भाषा शब्द का अर्थ अगर हम जाने तो क्या है? बोलना और प्रकट करना। हमें अपनी बात कहने या प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा का सहारा लेना पड़ता है। फिर इसके बाद चित्रों की बात की गई है। तो चित्र के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया? जो पहला चित्र है उसमें दो स्त्रियां, दो औरतें आपस में बात कर रही हैं। तो उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वो दोनों एक दूसरे की बातों को बोलकर, एक बोल रही है तो दूसरी सुन रही है, फिर दूसरी बोल रही है तो पहली सुन रही है। यानी कि बोलकर और सुनकर समझाने और समझने का प्रयास कर रही है। यानी कि एक बोलती है तो पहली सुनती है, फिर दूसरी वाली बोलती है, दूसरी वाली सुनती है। तो पहले चित्र के माध्यम से हमने क्या समझा कि आपस में बोलकर, मैंने बोला, अब जैसे उदाहरण देंगे, दूसरा उदाहरण समझने का प्रयास करें। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या कर रहे हैं हम? मैं तो आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, और आप सुनकर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सुनने और बोलने में के माध्यम से क्या जो हमने माध्यम इस्तेमाल किया वो क्या है? भाषा, है ना। दूसरा चित्र क्या दिया है? अध्यापक बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? अध्यापक जो अपने मन की बात है या जो उन्हें सिखाना है वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं और बच्चे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसे पढ़कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों को मैं अपनी बात तुम तक कैसे पहुंचाऊंगा? या तो मैं बोल के पहुंचाऊंगी, और अगर मैं नहीं बोल सकती किसी कारण से तो मैं लिख कर पहुंचाऊंगी। ब्लैक बोर्ड पे लिखूँ, कॉपी पे लिखूँ, किताब पे लिखूँ, लिख कर पहुंचाऊंगी। या तो मैंने किताब आपके सामने रख दी और मैंने कहा ये समझ लो, ये लिखा हुआ आप पढ़ोगे ना, तो ये भी तो भाषा है। तो और अगर ये दोनों ना कर पाए तो कैसे समझेंगे? तो हो सकता है मैं इशारों से समझाऊँ। जैसे मुझे किसी बच्चे से कहना है कि बैठ जाओ, तो मैं क्या कहूँगी? इशारा करूँगी। या मुझे कहना इधर आओ तो मैं कहूँगी ऐसे करके इशारा करूँगी। तो वो इस तरह से हम अपने मन की बात जिस माध्यम के द्वारा दूसरों तक पहुँचाते हैं उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? अपने मन के विचार दूसरों तक पहुँचाने या दूसरों के विचार को समझने के लिए जो जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो अगर किसी ने देखिए, फिर आगे परिभाषा दी है, पेज नंबर 5 पर नीचे देखिए परिभाषा दी है। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो दूसरों के विचारों और भावों को जानते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे?
कि भाषा किसी दूसरे के विचारों एवं भावों को समझने व अपने विचारों एवं भाषा को दूसरों को समझाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। ठीक है, या जिस माध्यम के द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझें या अपने विचार दूसरों को समझाएं, अपनी बात दूसरों को समझाएं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या में दिया है भाषा के रूप, जो कि अभी मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया। क्या है? भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, संकेतिक। मौखिक भाषा कौन सी है? जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने अपने मुंह से, अपनी जबान से बोला और आपने अपने कानों से सुना, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ और आप सुनकर समझ रहे हो, तो कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया आपने और हमने अपनी बातों को समझने के लिए? मौखिक भाषा। अब अगर इसी वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर कुछ लिखूं, मैं यहाँ पर लिखूं, मैं लिखती हूँ भाषा, मैंने लिखा भाषा और मैंने कहा बच्चों ये लिखा है भाषा, क्या होगा? ये आपने इसको पढ़ा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ, लिखा है भाषा, है ना? तो ये कौन सा माध्यम हो गया? ये हो गया लिखित माध्यम, यानी कि मैंने लिखकर समझाने का प्रयास किया, आपने पढ़कर समझने का प्रयास किया, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित। ठीक है, और जब इन दोनों माध्यमों का कोई इस्तेमाल ना करे और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा, उसे क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। ठीक है, इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी अपने जीवन में कई बार करते हैं। आप अपने आसपास देखें और अपने मित्रों के बीच टोली बना करके, ग्रुप बना करके सांकेतिक भाषा को प्रयोग करने का अभ्यास करें। ठीक है, आपको सांकेतिक भाषा समझने का अनुभव प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, पहले तो इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, कहानी सुनाना, है ना? तो क्या है? किसके उदाहरण है? मौखिक भाषा के। आगे बढ़ते हैं, लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको बताया था, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, कहानी लिखना, श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखना और पढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सांकेतिक भाषा। जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही, मूक बधिरों का वार्तालाप। चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता हुआ सिपाही सांकेतिक भाषा का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्यों? चौराहे पे बहुत भीड़ होती है, आप जानते हैं। किसी चौराहे पे, किसी शहर के, किसी देश के चौराहे की कल्पना कीजिए, चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, पैदल यात्री आ रहे हैं, हर प्रकार का वाहन आ रहा है। तो क्या संभव है उस समय वो जो ट्रैफिक पे खड़े हुए पुलिस के सिपाही है, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को समझाएंगे, रुक जाओ रुक जाओ? संभव है? नहीं। क्या ये संभव है कि वो अपनी बात को लिख के कहे रुको रुको रुको? नहीं। वहां पर वो अपने लोगों को अपनी बात कैसे समझाता है? इशारों से। ट्रैफिक सिग्नल की बहुत सारे आप एक प्रोजेक्ट रखिए अपने सामने कि ट्रैफिक सिग्नल पे जो सिपाही होता है वो किस किस तरह के इशारे करता है और वो इशारे करना किस भाषा के अंतर्गत आता है। ट्रैफिक सिग्नल पर जो सिपाही इशारे करके गाड़ियों को रोकता है, उन्हें चलने का देता है, क्या नाम है, निर्देश, उन्हें थम जाने का निर्देश देता है, एक तरफ के लोगों को रोकता है, एक तरफ के लोगों को चलने का निर्देश देता है, तो वो किस भाषा के अंतर्गत आता है? सांकेतिक भाषा के। वो बोल नहीं रहा है और लिख नहीं रहा है, दोनों ही बातें नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से सांकेतिक भाषा का बहुत अच्छा उदाहरण है
चौराहे पर यातायात नियंत्रित करता सिपाही, और मूक बधिरों का वार्तालाप, मूक बधिर यानी कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मूक बोल नहीं सकते, बधिर सुन नहीं सकते, उनका वार्तालाप, उनकी बातचीत, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की अनेक भाषाएं, भारत देश में ही अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यहाँ के अधिकांश लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी को ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं, तो वो हमारी राष्ट्रभाषा है, और अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। आगे एक सूची दी गई है, उस सूची में राज्य और उसकी भाषा दी गई है। आइए देखते हैं किस राज्य में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है इस सूची के अनुसार। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी और बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है और प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये भारत देश के अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। कहाँ प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं? भारत के अंदर। ये भारत के अंदर इतने प्रकार की और इससे भी और ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस सूची में इतनी भाषाओं का हमने ज्ञान प्राप्त किया। हमने जाना कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। संसार की भाषाएं, भारत के बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो पूरा संसार आ जाता है, पूरा विश्व आ जाता है। और अगर हम विश्व का अध्ययन करें तो हम जानते हैं कि विश्व में और भी तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब हर व्यक्ति थोड़ी दूर पे आगे बढ़ने पर व्यक्ति का अपने विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम है भाषा, वो बदल जाती है। हर 10 कदम में वो भाषा बदल जाती है। तो संसार की भाषाएं, संसार के अनेक देशों में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी व लिखी जाती है। जैसे देश दिए हैं, एक सूची फिर दी आगे देखिए। इस तरह से देश है और भाषा है। तो आइए जानते हैं कि किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। बहुत ही रुचिपूर्ण जानकारी है, हमारे बहुत काम आने वाली है। रूस देश में रूसी भाषा बोली जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रशियन। फ्रांस में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होता है। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, चिन्हात्मक भाषा है, चिन्हों का प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, आगे चलिए इसके बारे में जानेंगे अगली बड़ी कक्षाओं में। पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है। चीन में चीनी भाषा का प्रयोग होता है। जर्मनी में जर्मन भाषा का प्रयोग होता है। इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। ध्यान देना, इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है वो आपके यहाँ बोली जाने वाली इंग्लिश से थोड़ी सी भिन्न होती है प्रयोग की दृष्टि से। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और बांग्लादेश में बांग्ला भाषा का प्रयोग होता है। बांग्लादेश में बांग्ला भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, और भारत में अभी आपने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था, हिंदी बोली जाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अगला पॉइंट है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए, इतनी सारी भाषाएं हमने जिनके बारे में जाना, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के अंदर बोली जाने वाली, पूरे संसार में बोली जाने वाली इतनी सारी भाषाओं के बारे में हमने जाना। तो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि जब इतनी सारी भाषाएं बोली जा रही हैं तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब ये लिपि किसे कहते हैं। तो प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ अलग अलग चिन्ह या ढंग होते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है और मैंने एक शब्द बोला था, वहाँ पर चिन्ह के रूप में भाषा का लिपि का प्रयोग होता है। जो उसको लिखते हैं तो चिन्हात्मक शैली में लिखते हैं। तो लिखने का जो रूप होता है, किसी भी भाषा को जब हम लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उन चिन्हों
लिपि कहते हैं। लिपि भी अलग अलग होती है, जैसे हिंदी की अलग लिपि है, संस्कृत की लिपि है, उर्दू की अलग लिपि है ना, तमिल की अलग लिपि है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन प्रतीकों का चिन्ह प्रयोग करते हैं, उन्हें हम लिपि कहते हैं। लिपि का मतलब समझ में आया आपको? जब हम लिख रहे हैं तो जिन चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं, उन विशेष चिन्हों को जिन नामों से जाना जाता है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है? सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। सभी भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जब हम हिंदी लिखते हैं, नाम लिखा है, कक्षा लिखा है, ठीक है, यहाँ पर विषय, हिंदी, व्याकरण जो लिखा है, किस लिपि में लिखा है? देवनागरी। और संस्कृत भी जिस लिपि में लिखी जाती है, उसको भी हम देवनागरी ही कहते हैं। तो हिंदी और संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। अंग्रेजी, इसका मतलब जो अंग्रेजी में जो हम लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं रोमन लेटर्स। तो अंग्रेजी रोमन नंबर्स में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में लिखी जाती है। मतलब उर्दू की जो लिपि है, उसको क्या बोलेंगे? फारसी। बंगला भाषा बंगाली में लिखी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्याकरण। अब हम व्याकरण के विषय में जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? घोड़ा दौड़ रही है। चित्र बनाए, देखिए प्रश्न संख्या 8 पर चित्र बनाए घोड़े का और नीचे लिखा है घोड़ा दौड़ रही है। क्या ये सही लिखा है? लगभग सभी का उत्तर होगा इस प्रश्न के रूप में। अगर मैं किसी से प्रश्न करूं कि घोड़ा दौड़ रही है, तो ये प्रश्न का उत्तर गलत होगा। सभी कहेंगे ये वाक्य गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? आप सभी इस बारे में जानते हैं क्यों गलत लिखा है? पिछली कक्षाओं में मैंने आपको लिंग के विषय में पढ़ाया। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेकर के जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष का ज्ञान कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाक्य का प्रयोग करते समय वाक्य में क्रिया का रूप बदल जाता है। ये मैंने आपको पिछली कक्षा में अप्रैल और मई में समझाया था। अगर आप लिंग वाले चैप्टर को ध्यान से देखिए तो उसमें आपको ये समझाया। अब घोड़ा दौड़ रही है, ये क्यों गलत है? ये हमने कैसे जाना? क्योंकि हमने लिंग के विषय में पढ़ा। ये लिंग के विषय में हमने किसके अंतर्गत पढ़ा? हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ा। तो ये हिंदी व्याकरण क्या है? हमें किस बात का ज्ञान करा रहा है? हिंदी व्याकरण हमें इस बात का ज्ञान करा रहा है कि हम जो लिख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वो सही है, गलत तो नहीं है। व्याकरणीय रूप से उसको हम शुद्ध बोले, यानी कि व्याकरण से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। व्याकरण में बहुत सारी चीजें आती हैं, लिंग, वचन, कारक, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको आगे चलकर व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में मिलेंगी। तो व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? व्याकरण का क्या उद्देश्य है? व्याकरण से हम क्या सीखते हैं? व्याकरण हमें किसी भी भाषा में क्या था हमने बताया, भाषा का मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना। लेकिन अगर हम अपने विचारों का आदान प्रदान सही तरह से ना कर पाए, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान ना होगा, तो हम विचारों का आदान प्रदान सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कहने तो जाएंगे कि वो लड़की सुंदर है, और हम कह देंगे वो लड़का सुंदर है, क्योंकि हमें लिंग का ज्ञान नहीं है। हम कहेंगे कि वो लड़कियां नाच रही हैं, जबकि वहाँ पर केवल एक लड़की है, वो लड़की नाच रही है, तो हमने बाकी गलत बोला। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम इस तरह की गलतियां करेंगे। इसका मतलब व्याकरण क्या है? परिभाषा पे आते हैं। व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। व्याकरण के द्वारा हम सही लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं। भाषा की अशुद्धियाँ व्याकरण से दूर हो जाती हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान है तो हमारी भाषा न लिखने में अशुद्ध होगी, न बोलने में अशुद्ध होगी, और न समझने में अशुद्ध होगी। अब देखिए, मैं इसको रीड करती हूँ। पहले चित्रों के नीचे लिखे दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। पहले वाक्य में घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, अतः इसके साथ पुल्लिंग क्रिया रहा होनी चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा, घोड़ा दौड़ रहा है, तब शुद्ध हो गया, क्योंकि हमने इसमें व्याकरण का प्रयोग करके इसको शुद्ध कर दिया। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रोहन और रेखा स्कूल जा रहा था,
तो इस प्रकार दूसरे वाक्य में रहा की जगह रहे होना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध रूप में होगा, रोहन और रेखा स्कूल जा रहे थे। फिर वहां पर बहुवचन, एक से दो लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वचन बदल गया है, गलत वचन का प्रयोग किया गया क्रिया में, इसलिए वो वाक्य अशुद्ध था और हमने व्याकरण की मदद से उसको शुद्ध कर दिया। इन वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण से हुआ। व्याकरण से तो पता लगा, अगर हमें लिंग या वचन का ज्ञान न होता तो क्या हम इसको समझ सकते थे? नहीं समझ सकते थे। इसीलिए आपने कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था मुझसे कि चैप्टर नंबर 1 मैडम पहले ना करा करके, सबसे पहले मैडम ने चैप्टर नंबर 1 नहीं कराया, 2 नहीं कराया, 3 नहीं कराया, पहले संज्ञा, लिंग और वचन क्यों पढ़ाए? ये बात प्रश्न बच्चों ने मुझसे अप्रैल और मई में पूछी थी। उसका कारण मैं आज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने कहा था आपको आगे चल के पता लगेगा, तो आज आपको पता लगा। अगर आपको संज्ञा या वचन और लिंग की जानकारी नहीं होती तो क्या आप इन वाक्यों को शुद्ध कर सकते थे? जब आपको उसका ज्ञान ही नहीं है तो आप तो कहोगे ये ठीक है। व्याकरण हमें क्या बताता है? अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिभाषा दी है व्याकरण की। व्याकरण एक ऐसा ज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। व्याकरण के अंग, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। सबसे पहले वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। इसमें वर्ण, उसके उच्चारक और प्रकारों की जानकारी मिलती है। वर्ण किसे कहते हैं? आगे के जो पाठ हैं उनमें हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण किसे कहते हैं मैं आपको मौखिक तौर पे बता रही हूँ। आप वर्णमाला का प्रयोग छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं। अ, आ, ई, उ, पढ़ते आए, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। वर्ण के प्रकारों, उनके उच्चारक व की जानकारी हमें वर्ण विचार में मिलती है। भाषा की व्याकरण का एक अंग है। अगला अंग है शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। इसमें शब्द की रचना, उत्पत्ति व प्रकारों की जानकारी होगी। जब हमें ये जानकारी होगी तभी तो हम शब्द को सही लिख पाएंगे, हमारी लिखावट में, हमारे बोलने में अशुद्धि नहीं होगी। तो शब्द की रचना के बारे में इसमें हम जानते हैं। अगला पॉइंट क्या है? वाक्य विचार। इस अंग में वाक्य की रचना, प्रकार एवं विराम चिन्हों आदि पर विचार किया जाता है। यानी इस पॉइंट में हम वाक्य के प्रकारों के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, वो कैसे बनता है, कितने उसके स्वभाव होते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सार संक्षेप। सार संक्षेप में हम इसी चैप्टर का जितना सार है, जितना निचोड़ है, वो पढ़ेंगे। मैं इसको रीड कर लेते हैं। अपने विचारों एवं भावों को प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। चैप्टर में हमने पढ़ा भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा को लिखने, किसी भाषा को लिखने में प्रयोग होने वाले चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण से हम भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये इस पूरे पाठ का निचोड़ है, सार है। ठीक है, आज हमने इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करी और इसे समझा। कल की कक्षा में अगली कक्षा में हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और सही गलत जो हमें एक्सरसाइज दी है और आगे कुछ और प्रयोगात्मक दिए गए हैं इसी पाठ से संबंधित, उसे हल करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।